आज के वीडियो में हम HTML के पार्ट 10 अटेंड करने वाले हैं, जिसमें फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी फॉर्म के बारे में पढ़ा था और उसमें आधा अटेंड सिर्फ कर पाए थे, बाकी का एट्रीब्यूट का वैल्यू इसमें अटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, नंबर, DOB, पासवर्ड क्रिएट कर चुके थे, जिसमें हम टाइप एट्रीब्यूट का टेक्स्ट, ईमेल, नंबर, डेट एंड पासवर्ड सीख चुके थे। अब इसके बाद टाइप एट्रीब्यूट का क्या वैल्यू रिमेनिंग है उसके बारे में सीखते हैं। तो टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड फाइल हो चुका है, तो अब बाकी है रेडियो, चेकबॉक्स, बटन, सबमिट, कलर, रेंज, रेस्ट, वेबसाइट। इन सारे को आज के वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद नेम, साइज, वैल्यू, रिक्वायर्ड, मैक्स लेंथ, ये सारे एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने वाले। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोटपैड++ ओपन कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर HTML का राइट कर लेना है। उसके बाद हम लोग कितने कोडिंग कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, वहीं से रिज्यूम करते हैं। इसके बाद बनाते हैं वेबसाइट के लिए इनपुट फील्ड। तो यहाँ से मैं राइट करता हूँ वेबसाइट, और इसके टाइप एट्रीब्यूट में भी वेबसाइट राइट करूँगा और नेम में भी वेबसाइट राइट करूँगा। फिर सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रन करता हूँ। तो देखिए वेबसाइट के लिए इनपुट फील्ड क्रिएट कर दिया मैंने। आपको जब भी वेबसाइट को कंप्लीट URL उसमें राइट करना हो तो आपको उसके लिए इनपुट फील्ड में टाइप एट्रीब्यूट का वेबसाइट वैल्यू राइट करना होगा। चलिए अब रेंज के लिए इनपुट फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने राइट कर दिया सिलेक्ट बिटवीन 0 to 50। टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू रेंज राइट कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं रेंज राइट कर देता हूँ, फिर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बिटवीन 0 to 50। अब यहाँ से मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो रेंज को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कोई पार्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आप इस तरह से भी बना सकते हो कि आपका एज कितना है, वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से इसको स्क्रॉल करते जाएगा, जहाँ पे उसका एज होगा जैसे 20, 25 ऐसे, वहाँ पे उसको छोड़ देगा तो वहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा 25। तो इस तरह से काम में लेने के लिए रेंज को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वैल्यू वगैरह सारा वो जावास्क्रिप्ट से लेते हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट में जाकर सीखेंगे। और इसका एट्रीब्यूट और भी है मीन, मैक्स, उसका भी सीखते हैं। मीन का मतलब होता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैंने 0 लिख दिया, 0 से स्टार्ट होगा। सॉरी, मीन का स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे मैं सही करता हूँ। तो मीन देखिए 0 कर दिया हूँ, 0 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक रहेगा तो उसे मैं 50 तक रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने राइट किया सिलेक्ट बिटवीन 0 to 50। तो ये वहाँ तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखिए 0 से स्टार्ट है, ये 50 तक जाएगा। तो रेंज को हम किसी का एज सिलेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी किसी डेटा लेने के लिए हम लोग रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से किसी को सिलेक्ट करना हो कोई पार्टिकुलर नंबर, तो ऐसे करके सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कलर। तो लेवल में सिलेक्ट कलर राइट कर लेंगे। उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट में कलर वैल्यू राइट कर देंगे। फिर यहाँ से नेम में कलर राइट कर देंगे। फिर सेव करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया सिलेक्ट योर कलर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। कोई भी कलर में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए कलर सिलेक्ट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कलर वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रेडियो बटन बनाते हैं। यहाँ से लेवल में जेंडर राइट करूंगा, टाइप एट्रीब्यूट में रेडियो राइट करूंगा, नेम में जेंडर राइट करूंगा, वैल्यू में मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मेल के लिए, यहाँ मेल राइट कर देता हूँ। फिर यहाँ से मेल राइट कर देता हूँ, रेडियो, जेंडर। अब यहाँ से मैं फीमेल राइट कर देता हूँ, यहाँ भी फीमेल राइट करके मैं सेव करता हूँ। फिर यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया जेंडर, मेल और फीमेल। तो ऐसा ही रहता है ना किसी भी फॉर्म में जेंडर सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए कोई एक ही सिलेक्ट होगा। मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल ही होता है, या फीमेल पे करता हूँ तो फीमेल ही होता है, कोई एक सिलेक्ट होता है। तो सिंगल सिलेक्ट क्यों हो रहा है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि नेम में जो इनपुट फील्ड है उसके लिए क्रिएट करते हैं, तो उसका नेम यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, पर यहाँ पे आपने दोनों में जेंडर ही राइट कर दिया। तो चलिए वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मेल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मेल राइट करता हूँ। ऐसा ही लिखते थे ना कि जिसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम या कुछ अपने हिसाब से लिख देते थे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। फिर यहाँ से देखिए मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। फिर फीमेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से दोनों सिलेक्ट हो गया। तो आप तो अब डिफरेंसेस समझ चुके होंगे कि कैसे सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ जेंडर के लिए। ये दोनों के दोनों किसके लिए बना रहा हूँ, जेंडर के लिए। तो ये दोनों में मैं जेंडर राइट करता हूँ, तब यहाँ से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जेंडर के लिए बना रहे, ना कि मेल फीमेल के लिए। ये तो यहाँ पे राइट किया हुआ है कि मेल और यहाँ फीमेल। तो यहाँ से वैल्यू में मैंने राइट कर दिया कि इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ से इसका वैल्यू है मेल, मेल ही जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू फीमेल, फीमेल ही जाएगा डाटाबेस में। तो वैल्यू का काम यही होता है कि आप जो भी वैल्यू में राइट करोगे वही यहाँ से जाएगा, और इस इनपुट फील्ड का वैल्यू वही बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तो ये दिखाने के लिए टेक्स्ट राइट किया हूँ, पर डाटाबेस में कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड आया। तो यहाँ से जो वैल्यू में राइट किया गया है वही यहाँ से जाएगा। इस इनपुट फील्ड का वैल्यू क्या बन चुका है, मेल।
यही वहाँ से जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि अभी फर्स्ट नेम में कुछ भी रिटर्न नहीं है। अब यहाँ से मैं फर्स्ट नेम का वैल्यू एट्रीब्यूट में राहुल राइट करता हूँ, फिर यहाँ से सेव करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तभी इस इनपुट फील्ड में मैंने कुछ नहीं राइट करा। राइट कहाँ पे करा? इनपुट फील्ड के वैल्यू एट्रीब्यूट में राहुल राइट करा। तो ये फर्स्ट नेम का भी बन चुका है वैल्यू राहुल। इसको इरेज करके भी कुछ लिख सकते हैं। वैल्यू का काम यही होता है कि उसका इनपुट फील्ड में हम लोग कुछ भी राइट नहीं करेंगे, पर इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट में वैल्यू के अंदर में जो भी राइट करेंगे वो उसका वैल्यू बन जाता है और वही जाता है डेटाबेस में। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में भी अभी समझ चुके हैं। चलिए अब इसके बाद चेक्स बॉक्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ से br टैग को 2 बार राइट कर दूंगा क्योंकि 2 बार ब्रेक करना है। फिर यहाँ से मैं इस इनपुट फील्ड के बाद में लेवल क्रिएट करूंगा। तो इनपुट फील्ड के टाइप एट्रीब्यूट में चेक बॉक्स राइट करेंगे, इसमें टर्म राइट कर देता हूँ, इसका वैल्यू में इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए मैंने सेव करके रन किया तो यहाँ पे आ गया है चेक बॉक्स। अब इसे चेक करता हूँ, इसके बाद सबमिट बटन इनेबल होगा, उस पर क्लिक करके मैं अपना फॉर्म सबमिट करता हूँ। तो बेसिकली ऐसा ही होता है ना किसी भी फॉर्म में कि लास्ट में एकदम एंड में सारा फॉर्म हम लोग भर चुके हैं, उसके एंड में टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स होता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ही जो सबमिट बटन होता है वो इनेबल होता है और हम लोग उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करते थे। बेसिकली किसी टर्म एंड कंडीशन के लिए ही चेक बॉक्स को यूज किया जाता है। इसके बाद रीसेट बटन क्रिएट करेंगे, फिर सबमिट बटन लास्ट में। यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 बार। यहाँ पे लेवल का कोई काम नहीं है। इस इनपुट फील्ड के वैल्यू में मैं राइट कर दिया इरेज ऑल डेटा। यहाँ से टाइप एट्रीब्यूट में रीसेट राइट कर दूंगा, रीसेट डेटा राइट कर दिया। फिर मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए रीसेट बटन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं सारे फील्ड को भर लूंगा, आई एक्सेप्ट। फिर देखिए अब मैं जैसे ही इरेज ऑल डेटा बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने इरेज बटन पर क्लिक किया तो सारे इनपुट फील्ड का डेटा इरेज हो चुका है। तो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जितने भी इनपुट फील्ड है उसका डेटा एक ही साथ इरेज करना हो तो हमें रीसेट बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम का क्यों नहीं इरेज हुआ, इसका भी इरेज हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखे थे। अब यहाँ से देखिए मैं इरेज करता हूँ, इरेज हो गया और इसका वैल्यू में जो मैं राइट किया वो यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो चलिए अब इसके बाद सबमिट बटन पे काम करते हैं। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। आपको कॉपी नहीं करना है, खुद से राइट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यहाँ से इसका वैल्यू में राइट कर देता हूँ। मैं साइन अप के लिए बना रहा हूँ तो नेम में राइट कर देता हूँ, साइन अप बटन में राइट कर देता हूँ और टाइप एट्रीब्यूट में सबमिट राइट कर दिया और यहाँ से मैं सेव करके यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए साइन अप राइट हो गया इस बटन के अंदर में। तो देखिए हमारे इनपुट फील्ड का सारा डेटा हमें जो भेजना है उस फॉर्म के द्वारा वो सारा फिल कर लिया। अब इसे मैं साइन अप बटन के द्वारा सबमिट करूंगा और अपने जो भी डेटा है उस सर्वर में भेज पाऊंगा इस बटन के जरिए। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं इस साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ ईमेल का वैलिडेशन मांग रहा है क्योंकि टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू ईमेल दिया हूँ। तो यहाँ से कंप्लीट ईमेल राइट कर लूंगा। अब यहाँ से मैं साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमने जितने भी डेटा फिल किया था इस सारे इनपुट फील्ड में वो यहाँ पे रिटर्न है। देखिए फर्स्ट नेम में मैंने राहुल नहीं राइट करा था, कुछ इस तरह से राइट करा था, लेकिन इसमें यहाँ पे राहुल लिखा है। क्यों? क्योंकि इस इनपुट फील्ड में मैंने वैल्यू में राहुल राइट किया हो। तो आप लोग अच्छे से अब जान चुके होंगे कि वैल्यू का काम क्या होता है। तो फॉर्म को हम लोग इसी तरह से सबमिट करते हैं। इसके बाद जानते हैं अब इसका जो भी एट्रीब्यूट है उसके बारे में जानते हैं। तो नेम भी हो चुका है, वैल्यू भी हो चुका है, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड एंड मैक्स लेंथ। तो चलिए प्लेस होल्डर का काम क्या होता है वो सबसे पहले जानते हैं। टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू को इरेज करता हूँ, यहाँ से राइट करता हूँ प्लेस होल्डर और मैं राइट करता हूँ प्लेस होल्डर में एंटर योर फर्स्ट नेम। फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं रिफ्रेश किया तो इस इनपुट फील्ड के अंदर में रिटर्न है इंटर योर फर्स्ट नेम। तो जैसे कि हम कई सारा फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट नेम रिटर्न है ये नहीं देकर इसके प्लेस होल्डर में ही राइट कर देंगे इंटर योर फर्स्ट नेम। तो यहाँ से जो भी यूजर होगा वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पे बोल रहा है कि अपने फर्स्ट नेम राइट करने के लिए। तो प्लेस होल्डर का काम ही यही होता है कि इनपुट फील्ड के अंदर में कोई भी डेटा हम राइट करते हैं, जैसे यूजर को हिंट लग जाए हमें इसमें इस तरह से डेटा फिल करना है या जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें फिल करना है। तो प्लेस होल्डर का काम ही यही होता है। चलिए और भी इनपुट फील्ड में लगा के देखते हैं। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे राइट किया। अब इसे सेव करता हूँ, फिर यहाँ से मैं रन करता हूँ। तो देखिए इन चारों फील्ड में मैंने प्लेस होल्डर राइट कर दिया। इसके बाद जानते हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट राइट कर दिया, उसका वैल्यू में 10 राइट कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं मिडल नेम है यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 0 टोटल कितना डिजिट है इसमें 10 के बाद में कितना भी प्रेस कर रहा हूँ कोई भी नंबर वो इंटर नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैक्स लेंथ के जरिए हमने इसमें डिफाइन कर दिया है कि इस इनपुट फील्ड में 10 डिजिट से ज्यादा राइट नहीं होगा। मैक्स लेंथ का काम यही होता है कि उस इनपुट फील्ड में कितने लेटर तक आप राइट करवा सकते हो। मैक्स लेंथ को हम इसी के लिए
इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जानते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि देखिए मैंने रिक्वायर्ड को राइट कर दिया। रिक्वायर्ड को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं या रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या आ गया, फिल आउट दिस फील्ड। पहले इसको फिल करने के लिए बोल रहा है। ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के जरिए हुआ कि इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, खाली इसको सबमिट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसका इनपुट फील्ड में मैंने राइट कर दिया इसके लिए। तो हमें इसी तरह से कि कोई भी डेटा को खाली नहीं करना है, कि उस यूजर को द्वारा उसे फिल करना ही होगा। जैसे कि सबको फर्स्ट नेम होगा ही, मिडिल नेम नहीं हो सकता, पर लास्ट नेम हो सकता है। तो इसी तरह से जो डेटा हमें चाहिए उसमें रिक्वायर्ड लगाएंगे। जैसे किसी के पास ईमेल होगा, किसी के पास नहीं होगा, पर मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर में रिक्वायर्ड लगाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग किस इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड लगाएंगे वो आपको अभी अंदाजा हो गया होगा कि जो मोस्टली यूजर के पास वो डेटा होगा उसके पास वही डेटा लेने के लिए उस इनपुट फील्ड में हम लोग रिक्वायर्ड लगाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग आज सारे एट्रीब्यूट और HTML का टैग के बारे में समझ चुके हैं। तो जितना भी टैग और एट्रीब्यूट आज हम लोग समझे वो सारे एट्रीब्यूट और टैग से हम लोग कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, सारे के सारे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इन सारे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग देखिएगा कि किस तरह से होता है और कितने इनपुट फील्ड उसमें रिक्वायर्ड होता है। वो सारे इनपुट फील्ड आप लोग क्रिएट कीजिए और लॉगिन फॉर्म भी बनाइए, साइन अप फॉर्म भी बनाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाइए डिफरेंट टाइप का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम CSS से उसे डिजाइन भी करेंगे बाद में, और कैसे ये फॉर्म वर्क करेगा सारे हम लोग सीखेंगे CSS और जावास्क्रिप्ट में। आज के लिए इतना ही था और मैं एग्जांपल में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखा देता हूँ। आपको ऐसा ही बनाना है और डिफरेंट टाइप के भी आपको बनाना है, पर ये टास्क आपको जरूर करना है। तो देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने क्रिएट करा। आप सबको सेम टू सेम ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट का फोटो, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, DOB, जेंडर, नेशनलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से ब्लड ग्रुप भी। आपको ये नहीं पता हुआ कि एड्रेस के लिए मैं इतना बड़ा जो कंटेनर बनाया ये कैसे बनाया। तो ये मैंने बनाया टेक्स्ट एरिया टैग से, जो आप लोगों को मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया कोई भी एड्रेस या और बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट एरिया को राइट कर दिया और टेक्स्ट एरिया को यहाँ से क्लोज कर दिया। और ये रो क्या होता है? रो अभी 4 डिफाइन किया हो तो 4 डिफाइन किया, उसके वजह से अभी इतना इसका हाइट है, पर उससे ज़्यादा मैं दूंगा। जैसे कि यहाँ से मैं 10 करता हूँ और सेव करके यहाँ से रन करता हूँ। तो 10 करने पर देखिए उसका हाइट इंक्रीज हो चुका है। तो रोज़ का काम यही होता है कि उसका हाइट को मेंटेन करना है। तो मैं फिर से 4 कर देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया के इस्तेमाल भी आप लोग जान चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट भी लग चुका है कि मैंने किस तरह से इस फॉर्म को क्रिएट किया। आपको क्या करना है कि हेडिंग टैग में इसका टाइटल राइट कर देना है। उसके बाद फॉर्म के अंदर में टेबल स्टार्ट करना है और टेबल के अंदर में TR टैग क्रिएट करना है, यानी कि रो क्रिएट करना है। तो एक रो में 2 कॉलम क्रिएट करना है। जैसे कि कॉलन किससे क्रिएट करता है? TD से। तो एक TD में उसका नाम राइट कर दिया और एक में जो भी इनपुट फील्ड क्रिएट करना है वो फील्ड क्रिएट कर दिया। इसी तरह से इतना रो में बनाता गया। जैसे कि कितना रो है 1 2 3 4 5 6 7, जितना रो को जरूरत पड़ा उतना रो बनाए और उसके अंदर में 2-2 कॉलम बनाते चले गए। तो आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ किस तरह से मैंने बनाया। यहाँ से देखिए सारे को मैं सेंटर टैग से अलग कर चुका। उसके बाद फॉर्म टैग के अंदर में टेबल स्टार्ट करा हूँ, फिर रो बनाते गए, उसके अंदर में कॉलम बनाते गए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना और ये सेम टू सेम फॉर्म बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।